जो अपन बेटा लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे तो अपन ने ये पढ़ लिया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। और अपन ने ये भी सीख लिया था कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट होता है और लिविंग ग्रुप भी। अब जो बेटा अपन ने क्या किया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो दो तरह से होती है अपने मेजरली। वो है SN1 और SN2। एक SNI भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों है। देखो इन दोनों के क्वेश्चंस बहुत तरीके से मैकेनिज्म से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इनके। और वैसे नॉर्मली क्वेश्चन भी बहुत है इसमें। बाकी के मैकेनिज्म पे इतने क्वेश्चन नहीं जितने SN1 और SN2 पे है, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं और ढंग से समझना बात तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है ना। तो बेटा हमारे पास दो तरह से एक रिएक्शन को करवाने की पॉसिबिलिटी है कि आप रिएक्शन को कितने तरीके से करवा सकते हो, कोई भी दो तरीके से। जिनमें से अगर मैं बात करूं बेटा, ये क्या हो गया बेटे, एक सेकंड। तो बेटा ध्यान से, दो उनमें से क्या तरीके। सबसे पहला बेटा अपने पास SN1 क्या है बेटा, SN1। SN1 क्या है बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का पूरा नाम क्या, उल्टा पढ़ो बेटा जैसे उर्दू पढ़ते हैं ना पीछे से। उल्टा पढ़ने का मतलब देखो, वन का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या है, उल्टा यहां से क्या है, टू बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो। अब जो बड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को कि दोनों को अब आराम से समझता जाना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा मेरे पास एक रिएक्टेंट है, अपने पास क्या है कि रिएक्टेंट है जिसमें एक हेलोजन लगा हुआ है। यहाँ पे इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे कैसा चार्ज होगा, डेल है नेगेटिव। अब हमें पता है कि बेटा जो हेलोजन है वो एक लिविंग ग्रुप है। अगर वो लीव कर गया, अगर वो लीव है तो बेटा हेलोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अरे बोलो। और वो वापस भी तो टेक कर सकता है, रिएक्शन को वापस भी चले जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केटाइन और ये नाइन। तो ये आपकी जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है कि पहले तो हेलोजन निकले। इंपॉर्टेंट तो ये कि वो निकले। निकलने के बाद दूसरा मौका क्या, वो खुद ही अटैक करके वापस भी चले जाता है। तो इसकी पहली स्टेप स्लो भी और रिवर्सिबल भी है। अरे बोलो। रिएक्शन आगे भी आती है, रिएक्शन पीछे भी जाती है। बोलो। अब मान लो कि भाई 100 बार में से 90 बार ऐसा हुआ कि हेलोजन बाहर निकला, इसी ने अटैक कर दिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक करने के लिए वहां अवेलेबल है। तो 100 में से 90 बार नहीं मिला इसको मौका, लेकिन एक बार तो 10 बार तो मौका मिलेगा 100 में से। 99 टाइम नहीं मिला लेकिन एक टाइम तो मिलेगा। और जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी। और ये बहुत फास्ट होती है क्योंकि ये तो केटाइन एनाइन में अट्रैक्शन ही तो है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, केटाइन और एनाइन में अट्रैक्शन। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया आपका प्रोडक्ट मिल गया। तो भाई मैकेनिज्म क्या है कि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लिख क्या करे बेटा, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकले। तो आपने कहा पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर गया और वो वापस भी अटैक कर सकता है। तो पहली स्टेप ही क्या है बेटा, स्लो स्टेप है। अरे बोलो। तो पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकले, लिविंग ग्रुप ही वापस अटैक कर दे। अरे बोलो। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। कौन अटैक कर दे, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे और आपका प्रोडक्ट मिल जाए। तो दो स्टेप है, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप का निकलना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। इससे ट्रांजिशन स्टेट नहीं है क्या, इसमें है ट्रांजिशन स्टेट भी। पहले रिएक्टेंट किस में जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट में। किसके थ्रू जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। किस ट्रांजिशन स्टेट इसकी क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट ऐसी हो जाएगी बेटा कि लिविंग ग्रुप ऐसे लीव कर रहे हैं। तो बोलो। यहां बीच में अपन ने लिखी नहीं, फिर सीधा इंटरमीडिएट लिख दिया। फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये फिर से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्या इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट होगी क्या। हाँ, कि सर कैसे इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी। आपके पास कार्बोकेटाइन है, इस पे न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना शुरू कर चुका है। तो बोलो। लेकिन अपन लिख नहीं रहे, अपन सीधा ही रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। तो रिएक्शन दो स्टेप में हुई, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, फास्ट। और आपको बताया स्लो स्टेप ही सब कुछ होती है बेटा, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, आरडीएस। तो पहला क्वेश्चन ये आता है SN1 में, आरडीएस कौन सी स्टेप है, पहली स्टेप ही क्या है, आरडीएस। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए और हमें पता है हम रिएक्शन का जो रेट लो पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वो रेट लो क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ, ये किसके इक्वल होता है बेटा, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर n। यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, रिएक्टेंट है बेटा, न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं स्लो स्टेप में। और न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप कैसी होती है, एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 1। और न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 0, क्योंकि वो तो स्लो स्टेप में है ही नहीं। तो नेट रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1। हमसे पूछ सकता है न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में कौन सी ऑर्डर की है, 0।
अरे बोलो, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में 1। अब क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 100 गुना बढ़ाई, बढ़ाते फिर कोई दिक्कत है? अरे बोलो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 गुना बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन भी 100 गुना बढ़ गई। समझा क्या? अब कि सर ये फॉलो हमें किससे पता चलेगा रिएक्शन फॉलो करे? मैंने कहा पता किसने कहा? मैंने कहा एक ऐसी सिचुएशन है कि पहले हेलोजन निकला तब इस तरह से होगा। अरे बोलो, और हो सकता है हेलोजन पहले स्टेप में बाहर निकला ही ना हो। अरे बोलो, हमें पता है ये कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, हेलोजन पे डेल है। अब एक न्यूक्लियोफाइल आए और वो हेलोजन को धक्का मार के बाहर निकाल दे। अरे बोलो, और धक्का मार के उसकी जगह बैठ जाए। अब देखो बेटा, किसी को अगर आपको उसकी जगह से हटाना है तो सामने से हटाना मुश्किल होता है। भाई कोई बेटा आप उसको सामने से खींच के हटाओ, मुश्किल है। आप धीरे से घूमते घूमते उसके पीछे जाओ और उसकी चेयर के पास खड़े हो जाओ और धीरे से उसको धक्का मारो, वो नीचे गिर जाएगा। अरे बोलो, तभी तो कहते हैं पीठ पे छुरा घोंपना आसान है। सुना है ना? क्योंकि क्या आपको किसी को हटाना है तो पीठ पे छुरा घोंपना क्या है? आसान। सामने से हमला करना क्या होता है बेटा? मुश्किल। अरे बोलो, तो सेम कहानी है। ये क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल घूमता हुआ आता है हेलोजन के पीछे। हेलोजन कहता क्या काम है? कुछ नहीं कुछ नहीं, यूं करता रहता है, धीरे से धक्का मार देगा। अरे बोलो, तो ये पहली कंडीशन इस रिएक्शन की ये SN2 की है ये कि इसमें बैक साइड अटैक है। क्या है बेटा? और बैक साइड अटैक है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो हेलोजन कहां चला जाएगा बेटा? बाहर। अरे बोलो, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हेलोजन आपका बाहर। अरे बोलो, लेकिन अटैक कैसे करेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है बेटा? बॉन्ड बनाना शुरू कर रहा है और हेलोजन बॉन्ड तोड़ना शुरू कर रहा है, और इन द नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, हेलोजन है बाहर। तो न्यूक्लियोफाइल जस्ट उस जगह जुड़ा है जहां पे हेलोजन का क्या है बेटा? एंटी साइड है। कहते थोड़ी चार, एक और दे दे। जैसे ये बना, लाल वाला दे दे, बढ़िया। चल हो गया, चल ठीक है। जैसे ये अपने पास हमने कहा ये लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल एकदम बैक साइड से आएगा। कहां से? एकदम है। और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो सिंपल से कहानी, मोलिक्यूल पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा एक तरह से, इस तरह से। अरे बोलो, पहले मोलिक्यूल ऐसा था, इधर से लिविंग ग्रुप नीचे से अटैक करता है तो ये पलटी मार के कैसा हो जाएगा? इस तरह। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? उल्टी। क्या हो जाती है? उल्टी। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो बड़ा ध्यान से, इसमें रिएक्शन में पीछे से अटैक कर रहा है और ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसे दो स्टेप बने, पहले यहाँ पे नहीं, मैंने ये तो ट्रांजिट स्टेट है। क्या है बेटा? मतलब ये स्टेप में कोई इंटरमीडिएट नहीं, वन स्टेप रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल आता है, पीछे से अटैक करना शुरू करता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाना शुरू करता है, न्यूक्लियोफाइल बॉल बना लेता है, लिविंग ग्रुप है बाहर। अरे बोलो, नहीं इंटरमीडिएट में तो कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट सॉरी, वो तो ट्रांजिट स्टेट है। क्या है बेटा? ट्रांजिट स्टेट चल रही है, ये से बाउंड बना रहा है, निकल रहा है बाहर, रुकी नहीं रिएक्शन। इंटरमीडिएट में तो रिएक्शन रुकती है। फिर बोलो, और ट्रांजिट स्टेट ये आपका प्रोडक्ट मिल गया, तो कितने स्टेप की रिएक्शन है? वन स्टेप की रिएक्शन है। फिर बोलो, समझा क्या? एक स्टेप में पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है बेटा? बैक साइड अटैक है। क्या है बेटा? और आपको पता है वन स्टेप रिएक्शन कैसी रिएक्शन कहलाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री में जितने आपकी मोलिकुलरिटी होती है वही क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या न्यूक्लियोफाइल का भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन है? कि है। क्या इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का भी पार्टिसिपेशन है? तो न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, टोटल ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब मुझसे कोई कहे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 100 गुना बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन 100 गुना बढ़ गई, SN2। क्लियर है? कहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 गुना, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन 2 गुना, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ी? 4 गुना। 2 गुना इसकी, 2 गुना इसकी। अरे बोलो, चमका क्या? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दुगुनी कर दी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी दुगुनी। अगर इसमें करूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी दुगुनी कर दो, न्यूक्लियोफाइल भी कंसंट्रेशन दुगुनी कर दो, रेट 2 गुना ही बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क है। अब देखो बेटा, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SN1। अब देखो कई बार कंफ्यूजन होता है, SN1 रिएक्शन नाम सुन के क्या लगता है? एक स्टेप में हो रही होगी, कंफ्यूजन आता है ना। और SN2 नाम सुन के क्या लगता है? 2 स्टेप में। ये पुष्पराज वाला है, वो कहता है ना नाम सुन के, वो क्या डायलॉग क्या था उसका? फ्लावर समझा गया, देख पुष्प नाम सुन के फ्लावर समझा गया फायर है, तो ये वही है कि SN1 नाम सुन के एक स्टेप समझा गया, 2 स्टेप में, अपन कितने में है? 2 स्टेप में। और SN2 क्या है कि SN2 नाम सुन के 2 स्टेप समझा गया, अपन कितने स्टेप में है? एक स्टेप में। ये SN1 SN2 ऑर्डर से ले गए, किससे ले गए? ऑर्डर से, ना कि स्टेप से। फिर बोलो, अब देखो बड़ा ध्यान से कि जो इसकी फर्स्ट स्टेप में, अब ध्यान समझना, आगे चलते हैं, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो बड़ा ध्यान से,
कि अगर अपन बात करें कि ये रिएक्शंस किस सॉल्वेंट को प्रेफर करती है, वो पोलर सॉल्वेंट को प्रेफर करती है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट को प्रेफर करती है। तो देखो बेटा, अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं और अगर मैं इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दूं, तो आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना केटाइन को छोड़ता ना एनाइन को, तो क्या वो हमारे न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा? और न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक नहीं कर पाएगा तो मतलब रिएक्शन के लिए सुटेबल है। तो बेटा SN2 रिएक्शन कराने के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेटर रहता है? पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक किसी काम का नहीं है। समझा क्या? तो क्वेश्चन आता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों होती है। अब SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। कि सर उसका काम क्या है? देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे लिए कई तरह से यूजफुल है। कि सर कैसे? जैसे ये हेलोजन है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल है। अब देखो ये हेलोजन बाहर आएगा ही क्यों? सर बोलो। तो ये हम इसमें अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। आपको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक एंड कैसा है? कैटाइनिक। एक एंड कैसा है? एनाइनिक। और जो कैटाइनिक एंड है वो इस हेलोजन पे जो डेल नेगेटिव चार्ज है कैसे बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा? अरे बोलो। जैसे सिंपल सी कहानी, आपको मान लो सांची को कूटना है। क्या करना है? सांची को कूटना मतलब पीटना है इसे। अब मान लो यहीं पे मैं खड़ा हूं तो तुम इसे पीट नहीं सकते, तो इसे तुम्हें बाहर ले जाके पीटना चाहते हो। अरे बोलो। तो इसके दोस्तों ने इसको भेजा, क्या नाम चल तेरा? कनिष्का को। कनिष्का घूमती हुई कह रहा सांची तेरे को कुछ खिला के लाती हूँ। तो कहा, आजा तुझे बाहर कुछ खिला के लाती हूँ। तो सांची क्या कहेगी कि नहीं मैं नहीं जा रही, क्या मस्त चीजें खिलाऊंगी। थोड़ा सा लालच देगी, एक चिप्स का पैकेट देगी, देख खा ले। तो उसको लगेगा यार बाहर कुछ खाने को मिलेगा। ये बाहर जाएगी, फिर अच्छे से इसकी क्या हो जाएगी बेटा? पिटाई। तो सेम कहानी है। इस एक्स को जब तक ये बाहर नहीं जाएगा बेटा, हेलोजन यहाँ से बाहर है नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो ये सोलवेंट इसको लालच देता है कि देख डेल नेगेटिव अट्रैक्शन क्या है बेटा, और ये इससे अट्रैक्ट होता है और कहता है अट्रैक्शन तो मस्त है कि बाहर आ और भी मिलेगा। बाहर आ। जैसे ये बाहर आता है, इसको एनाइन को चारों ओर से कैटाइनिक पार्ट घेर लेगा बेटा। तो पानी का कैटाइनिक पार्ट है, क्या इस एनाइन को घेर लेगा चारों ओर से? और अगर इसको चारों ओर से घेर लेगा तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? अरे बोलो। और साथ में इसको ही घेरेगा नहीं, इस केटाइन को भी तो स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो केटाइन और एनाइन दोनों को करता है। तो ये पहला काम तो क्या करता है कि लिविंग ग्रुप को एक्साइट करता है कि वो बाहर आए, और बाहर आने के बाद उसे पकड़ के बैठ जाता है। और साथ में केटाइन को भी स्टेबलाइज कर देता है ताकि न्यूक्लियोफाइल को आने में टाइम लगे, उतनी देर तक सही रहे। अरे बोलो। अरे बोलो। बेटा स्टेबलाइज करने का मतलब होता है कुछ देर, इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन में इंटरमीडिएट है ना, तो इंटरमीडिएट तो एक टाइम बाद में प्रोडक्ट में जाएगा ही। हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है। किसकी स्टेबिलिटी है? इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हुई ना। रेट प्रोडक्ट बनता है थर्मोडायनेमिक्स से, रेट तय होती है स्पीड। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी, ऊपर जाना होता है ना इंटरमीडिएट के लिए। फिर बोलो। तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन, इट एक्टिवेटेड लिविंग ग्रुप टू लिव एंड आल्सो स्टेबलाइज बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक पार्ट। अब बेटा जितना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब किसी बच्चे के मन में आती है कि सर वो तो ठीक है कि आपने कहा इस हेलोजन को पकड़ लेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल को भी तो नहीं छोड़ेगा, पकड़ के तो इसको भी बैठ जाएगा। पकड़े बैठे मरे मेरू क्या है? ये तो फास्ट स्टेप है। कैसे स्टेप है? फास्ट स्टेप को आपको मैंने सिखाया था केमिकल काइनेटिक्स में, अगर स्लो भी कर देगा तो 1 मिनट की स्टेप का 2 मिनट हो जाएगा। लेकिन स्लो स्टेप, जो स्लो स्टेप होती है वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की होती है। अगर उसे सुधार दिया तो आधे आधे घंटे का डिफरेंस डालेगा। अरे बोलो, हम फास्ट स्टेप से मतलब ही नहीं रखते, फास्ट स्टेप से कोई ज्यादा फर्क है नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था केमिकल काइनेटिक्स में कि फास्ट स्टेप को आप कितना ही कुछ कर लो कोई फर्क है नहीं पड़ता। वो घर वाला एग्जांपल दिया था, याद होगा कि भाई तुम घर जाते हो कोचिंग से, तो तुम कोचिंग से निकलते हो पहले गली तक, ये 1 मिनट में कवर करते हो। उसके बाद में तुम्हारे घर की गली, फिर यहाँ रोते रहते हो, फिर घर की गली में घुसते हो। और घर की गली को आप क्या करते हो बेटा? जैसे घर वाली गली में घुसे 1 मिनट के अंदर घर में, करीब बच्चों की तरह। अब बीच में तुमने 2 घंटे रोते फिरते रहे, कोचिंग से निकलने के बाद इधर गए उधर गए, इधर चढ़ते रहे उधर चढ़ते रहे। अब तुम्हारी मम्मी ने किसी ने कहा कि बेटा जल्दी घर आ जाना वरना टांगे तोड़ दूंगी। तो तुम अगर इस स्टेप, जो घर वाली गली वाली स्टेप है, इसे सुधार भी लोगे तो 1 मिनट का क्या हो जाएगा? आधा मिनट तो नहीं होने वाला, 50 सेकंड, क्योंकि पहले तुम भाग के जाते हो 40 सेकंड हो जाएगा। या लेट भी हो गए इस गली में तो कितना लेट हो जाओगे? 1 मिनट का 2 मिनट।
लेकिन सारा खेल तो इस 2 घंटे वाले का है। अगर सुधारने पे आए तो 2 मिनट 3 मिनट में घर पहुंच जाओगे। अरे बोलो। और बिगाड़ने पे आए 2 घंटे का 8 घंटे भी लगा सकते हो, फिर तेरा कौन रोक रहा है। सारा खेल किसका है बेटा, स्लो स्टेप का। आगे बात समझ में। तो हमें सिर्फ स्लो स्टेप को कंसीडर करना होता है। किसको कंसीडर करना होता है, स्लो स्टेप को। रिएक्शन के स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, फास्ट स्टेप से हमें को लेना देना, क्योंकि उसमें सुधार की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सारा खेल स्लो स्टेप का है। और ऊपर से क्या है बेटा, ये हेलोजन अटैक कर देता था। अब कम से कम ये तो अटैक नहीं कर पाए, न्यूक्लियोफाइल के आने के चांस तो बढ़े। अरे बोलो। तो समझ में आया कि ये कौन से सॉल्वेंट में होगी बेटा, कौन सा। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो किसी को कुछ नहीं कहता बेटा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा कि यहाँ पोलराइजेशन कम होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पोलराइजेशन क्या होगा, कम। और पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है बॉन्ड उतना ज्यादा टूटता है। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेता है, इसलिए नहीं डालते। नॉन पोलर किसी को कुछ नहीं कहता, कहीं मरो। अरे बोलो। चमका क्या हो, तो ये भी सकती है नॉन पोलर में, पर नॉन पोलर से कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिलता ना, बूस्ट। चमका क्या। नेक्स्ट वन है बेटा कि ये तो हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन में अगर बात करें कि तो हमें पता है कि मार्कोनिकोव वाला रूल ये कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए इंटरमीडिएट। तो इसमें इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जियो से में एक बड़ा सा कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लिखवा रखा है, वो याद रखना है। और ये तो मोटा मोटा सा है कि जैसे आपके पास ये 3 हैलाइड दिए और पूछा कि किस में SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको पता है बेटा कि अगर ये हैलाइड होता तो हमें अगर कहे SN1 मैकेनिज्म फॉलो करानी, तो आपके मन में होनी चाहिए SN1 क्या होता है, पहले हेलोजन हटाओ, कार्बोकेटाइन बना दो सबके। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वही SN1 पास देगा। तो आपको पता है इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और इसके पास है 0। तो ये अल्फा, ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। और जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है उस वही एलाइड सबसे ज्यादा क्या देगा, SN1। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। अरे बोलो। यही चीज अगर अपन इधर बात करें इसके लिए SN2 में, लेकिन SN2 में तो कोई इंटरमीडिएट होता ही नहीं है। SN2 में बैक साइड अटैक होती है, क्या होती है बेटा। और जब SN2 में आप बैक साइड अटैक करते हो तो आप अटैक करने जाओ तो आपके आसपास क्या होनी चाहिए, भीड़ भाड़ क्या होनी चाहिए, कम। अरे बोलो। चमका क्या। जैसे अगर आपको सिंपल सी कहानी है कि किसको धक्का मार के पटकना है। हाँ, जैसे आपको कोमल को पीछे जाके धक्का मारना है तो क्या आसान है। हाँ, क्योंकि आपको पीछे से जाके जरूरत नहीं, खाली जगह पड़ी है, जाके धक्का मार दो। लेकिन इसको धक्का मारना हो तो मुश्किल है, तुम्हें बेंच क्रॉस करके आना पड़ेगा। और प्रज्ञा के पास जाना हो तो मुश्किल और है बैक साइड जाना। भाई तुम आओगे पीछे से तो इसको पता लग जाएगा। अरे बोलो। तो अगर पीछे भीड़ भाड़ हुई तो क्या अटैक करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। देख मेरे को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा अटैक करने में, टाइम पे आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल सुन ले ध्यान से। तो पीछे से अटैक करेगा बेटा, और पीछे से अटैक करेगा तो देखो बेटा ध्यान से, टर्सरी वाला एलाइड है। तो क्या टर्सरी एलाइड में इसको पीछे से अटैक करने में मुश्किल होगी। सेकेंडरी एलाइड में थोड़ा सा आसान होगा, प्राइमरी एलाइड में थोड़ा और आसान होगा, और मिथाइल एलाइड में तो और ही आसान होगा। अरे बोलो। तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, भीड़ भाड़। क्या होती है, अगर जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी पीछे से अटैक करना उतना ही मुश्किल होगा। अरे बोलो। और पीछे से अटैक, यहाँ पे अटैक करना क्या होगा, आसान। इसमें और आसान, इसमें और भी आसान। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, मिथाइल हैलाइड की, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर ये ऑर्डर समझ में आया बेटा। क्योंकि यहाँ अटैक करना क्या है, आसान, जबकि यहाँ अटैक करना क्या है, मुश्किल। समझा क्या। अब अपन ऑल ओवर नेट रिजल्ट निकालना चाहे तो टर्सरी हैलाइड है, उसको हमने कहा तेरा SN2 कराएं कि नहीं, मैं SN2 कभी नहीं दूंगा, क्योंकि बैक साइड अटैक करना पॉसिबल है कि मेरा तुम SN1 मैकेनिज्म से कराओ, मैं खुश हूं। तो टर्सरी तो हमेशा SN1 देने के लिए खुश है। अरे बोलो। यही चीज जब हमने प्राइमरी की बात की, किसकी बात की बेटा, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड की, तो ये कहते हैं यार SN1 में मजा नहीं है। कि कैसे, कि पहले हेलोजन जाता है, फिर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो हमसे स्टेबलाइज नहीं होता। हमारी SN2 करा दो, मैं उसमें फायदा कि बैक साइड अटैक कराओ ना, पता ही नहीं चलेगा। अरे बोलो। हमें कोई दिक्कत है तो ये हमेशा भाग भाग के क्या देते हैं, SN2। अब रहा सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब दो, दो मतलब है दोगला, इसका कोई भरोसा। SN2 भी जिंदाबाद, SN1 भी जिंदाबाद। अरे बोलो। चमका क्या। साथ में सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है। तो अगर आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिखा तो कहेगा SN2 जिंदाबाद, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखाएगा तो क्या कहेगा, SN1 जिंदाबाद।
कोई स्टैंड है? नहीं है। अरे बोलो। अब देखो इसकी सर स्टैंड नहीं है तो मैं कैसे पता करूंगा? देखो आपके पास इस तरह से ये वाला है, लाइट दिया हुआ है, तो ये कोई ज्यादा बल्कि ग्रुप है? नहीं है। मैं SN2 टिका दूंगा। क्या टिका दूंगा? अरे बोलो। रिएजेंट? अरे वो इथर का हाइड्रोलाइसिस, चुप। हाँ, कहीं का कहीं याद आ रहा है। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? बल्कि नहीं है। कैसे है बेटा? नॉर्मल है। अरे बोलो। अगर एक तरफ भी CH3 लगा हुआ है तब भी कोई बल्कि ग्रुप है? नहीं है। अटैक करवाया जा सकता है, CH3 छोटा ग्रुप है। लेकिन अगर दोनों तरफ भी CH3 से बड़ा ग्रुप लग गया, CH3 से क्या लग गया? बड़ा ग्रुप, अब ये SN1 में चला जाएगा। अब किस में चला जाएगा? SN1 में। तो जितने बड़े ग्रुप लगते जाएंगे ये SN1 बोलता जाएगा। तो सेकेंडरी का कोई स्टैंड है? नहीं है। शुरुआती केस में क्या दे रहा होगा? SN2। और बाद के केसों में क्या दे रहा होगा? SN1। और बाकी सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। लेकिन टर्सरी का फिक्स है, चाहे छोटे ग्रुप हो चाहे बड़े ग्रुप हो, SN1। और प्राइमरी और इनका क्या है? SNA2। ऐसा नहीं है कि ये देंगे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये, लेस प्रोबेबली चांस है ये। अरे बोलो। इस टर्सरी का मोस्ट प्रोबेबली है और बहुत लेस वो है। चमका क्या? ऑर्डर तो सबका लिख सकते हैं, ये ज्यादा देगा ये कम, लेकिन हमें क्वेश्चन करवाया जाएगा तो हम इसी मैकेनिज्म को फॉलो अप करेंगे। क्या सबको चमका क्या ये? अब जो बड़ा ध्यान से, हमें पता है कि SN1 रिएक्शन है, पहले उसमें कहां गया बेटा? कार्बोकेटाइन में गया। तो रिएक्टेंट से कार्बोकेटाइन में जाने के लिए ट्रांजिट स्टेट आएगी, और वही क्या आपकी पहली ट्रांजिट स्टेट, वही क्या है बेटा? आपकी स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप का आपको क्या दिखना चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। फिर ये इंटरमीडिएट किस में जाएगा? प्रोडक्ट में। अरे बोलो। लेकिन SN2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सीधा ग्राफ आएगा। रिएक्टेंट किस में गया? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से प्रोडक्ट। तो क्या SN1 SN2 ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट देखो। अब एक और चीज की बात करें, ध्यान समझना, कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें अपन केस फर्स्ट लेते हैं कि जब आपके पास रिएक्टेंट अकायरल है। कैसा है बेटा? अकायरल नहीं, अकायरल है। अकायरल मतलब रिएक्टेंट में कोई मतलब नहीं है कायरलिटी का। अरे बोलो। और जहां कायरलिटी का कोई मतलब नहीं होता वहां स्टीरियो बनने का कोई मतलब है? नहीं है। हाँ, ज्योमेट्रिक लोमेट्रिक हो सकता, ऑप्टिकलिटी का कोई मतलब है? नहीं। जैसे ये अपने पास एक कार्बन है, ये कार्बन कैसा है बेटा? अकायरल तो है ही। sp3 अकायरल कैसे पता? कि एक भी कायरल सेंटर नहीं है। अरे बोलो। तो ये एक sp3 कार्बन है। इस sp3 कार्बन में से पहले स्टेप में से क्या होगा? हेलोजन जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। समझा क्या? तो ये कार्बोकेटाइन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइज की क्या खासियत होती है बेटा? ये प्लेनर होता है। कैसा होता है भाई? हमारा मॉलिक्यूल ऐसा ही था, ये चला गया तो अब ये क्या बन गया बेटा? प्लेनर। क्या बन गया? अब जब न्यूक्लियोफाइल आया उसे तो पता ही नहीं था ना कि ऊपर से अटैक करना है कि, अरे बोलो। देखो मॉलिक्यूल ऐसा था, ये हट गया, ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब जो न्यूक्लियोफाइल आया उसे पता ही नहीं ऊपर से अटैक करना है कि, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और या दोनों तरफ अटैक कर सकता है। तो आपके पास कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी? दो। क्योंकि आपके पास कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल, देखो जिधर से लिविंग ग्रुप गया उधर भी आके जुड़ सकता है, और जिधर से न्यूक्लियोफाइल चला गया उसके बैक साइड से भी आके अटैक कर सकता है। तो क्या आपके पास दो पॉसिबिलिटी है? फिर बोलो। एक तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल गया, एक उसके ऑपोजिट साइड से। तो आपने कहा दो प्रोडक्ट बने। देखो दो प्रोडक्ट बने या नहीं बने तो हम स्टीरियो से चेक करेंगे। हमारा जो ये प्रोडक्ट बना वो कैसा है? कायरल बना कि अकायरल बना? और अकायरल की ये मिरर इमेज है, और अकायरल की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। तो कहने को दो प्रोडक्ट है लेकिन रियलिटी में प्रोडक्ट कितना है? एक। बोलो। दो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है? एक। क्या चीज सबको समझ में आई बेटा? कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं होगी, कितने प्रोडक्ट है? एक। समझा? नेक्स्ट देखो। अगर अपन यहाँ पे बात करें, इसकी बात करें SN1 की जगह SN2 में, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, और ये अकायरल है। कैसा है बेटा? अकायरल। ये मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है इसमें अटैक किधर से होगा? बैक साइड से अटैक होगा। तो क्या इसमें बैक साइड की अटैक करने की पॉसिबिलिटी दो होती है कि एक होती है? एक ही। तो चलो यहाँ तो दो पॉसिबिलिटी थी, प्रोडक्ट तो चलो एक निकला। प्रोडक्ट क्या निकला बेटा? एक। लेकिन पॉसिबिलिटी तो दो थी। पॉसिबिलिटी कितनी थी? लेकिन यहां तो पॉसिबिलिटी एक ही है। दो पॉसिबिलिटी, वो चलो नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया, लेकिन दो पॉसिबिलिटी तो थी। यहां तो पॉसिबिलिटी एक ही है।
तो SN2 में प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। इसमें तो बना नहीं, भगवान की दया से हो सकता है आगे वाले स्टेप में बन जाए, लेकिन इसके किसी भी स्टेप में दो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, और वो भी कहां से है, बैक साइड से। अरे बोलो, तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसके ऑपोजिट साइड, सॉरी लिविंग ग्रुप जाएगा उसके ऑपोजिट साइड से कौन जुड़ जाएगा, लिविंग ग्रुप। तो जैसे अपना यहाँ से हेलोजन गया, उसके बैक साइड से कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा रिएक्टेंट कैसा है, एकायरल, तो प्रोडक्ट भी कैसा है। और एकायरल में मतलब ही नहीं है कि आप कहां जुड़े हुए हो, क्योंकि एकायरल मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन का हमें कोई लेना देना कि सर इस बैक साइड से जुड़ गया तो क्या ये सिस ट्रांस कुछ, मतलब सिस ट्रांस क्या, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कुछ हो गया, नहीं। एकायरल को कोई मतलब ही, एकायरल में आप चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बोलो, एकायरल की कोई कॉन्फ़िगरेशन होती तो मुझसे कोई कहे कि यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गई क्या। भाई जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन है, बैक साइड से अटैक किया, कहां से अटैक किया कि सर बैक साइड अटैक करने से क्या कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गई क्या, कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन नई कॉन्फ़िगरेशन है क्या, मैं नहीं, एकायरल की कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं होती। अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे कि कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं बदली, रिएक्टेंट एकायरल था, प्रोडक्ट भी एकायरल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसका हमेशा क्या होना है, 1। कैसे चमका क्या। देखो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन कि अपने पास क्या हो बेटा, एक रिएक्टेंट हो, कितना रिएक्टेंट हो, एक, सॉरी रिएक्टेंट तो एक ही है, एकायरल व्हेन रिएक्टेंट इज ए कायरल, रिएक्टेंट क्या हो बेटा, कायरल। अच्छा तो उसको ऊपर का लिख रहा है, सॉरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज एकायरल, प्रोडक्ट इज एकायरल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 है। नेक्स्ट केस क्या है, जनरली एज्यूम 50% रिटेंशन 50% है इन्वर्जन। हम जनरली क्या एज्यूम करते हैं बेटा, 50% रिटेंशन और 50% ही इन्वर्जन। ये इसका नहीं, अगले वाले का है, इस केस को भी छोड़ दो, बाद में बात करते हैं, उसमें रिटेंशन इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है ना। केस 2 की बात करते हैं पहले, फिर देखते हैं। केस 2 क्या, व्हेन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एक ही सिर्फ, दो नहीं, कितने कायरल सेंटर हो, एक। अब एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जैसे मैंने कहा ये आपका मॉलिक्यूल है, एक कायरल सेंटर है, मैंने कहा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कैसा रोटेटरी है, ये लीवो कुछ तो होगा, एक कायरल सेंटर देख लो इसमें। अब पहले स्टेप में हेलोजन क्या क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। ऊपर से अटैक करना मतलब जिधर से लिविंग ग्रुप गया उधर ही जुड़ जाए, और एक उसके ऑपोजिट जुड़ जाए। तो मुझे बताओ आपका प्रोडक्ट कैसा बना, कायरल, एक कायरल सेंटर तो कायरल है, और ये कायरल सेंटर की ये क्या है, मिरर इमेज, और मिरर इमेज का मिक्सर क्या होता है, एनांशियोमर, और एनांशियोमर का मिक्सर क्या होता है, रेसिमिक। तो हाँ, अब देखो बेटा यहाँ दोनों चीजें हुई है, जिधर से लिविंग ग्रुप गया उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो रिटेंशन, और जिधर से लिविंग ग्रुप गया उसके ऑपोजिट से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो इन्वर्जन। हम जनरली एज्यूम करते हैं 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। अरे बोलो, लेकिन अगर कोई बल्कि ग्रुप आ गया, क्या आ गया बेटा, बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए, ये नहीं, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे तो रिटेंशन के चांस ज्यादा होते हैं, किसके चांस ज्यादा होते हैं, रिटेंशन के, क्योंकि बल्कि ग्रुप में ज्यादा फ्लिपिंग नहीं हो पाती। अरे बोलो, जैसे आपके पास ये लिविंग ग्रुप यहां से गया, ये था, ये लिविंग ग्रुप छोड़ के गया, अब इसे प्लेनर होना था, लेकिन बड़ा ग्रुप है, प्लेनर होने में क्या लगेगा, टाइम। तो कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसने कहा प्लेनर हो जाओ, अटैक करने, क्या आ जाए ऊपर से अटैक कर, कहानी खत्म कह रहे यार। अरे बोलो, तो रिटेंशन के चांस क्या है, ज्यादा। अरे बोलो, बल्कि ग्रुप के केस में, बल्कि ग्रुप के केस में क्या चांस ज्यादा है, रिटेंशन के। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया बेटा ये। अब देखो ध्यान से, तो दो प्रोडक्ट मिले, लेकिन प्रोडक्ट कैसा मिला, रेसिमिक, और रेसिमिक मिक्सर भी तो क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या होती है, इनएक्टिव। तो ऑल ओवर सॉल्यूशन कैसा है, एकायरल, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें इसमें फर्क था, वो क्या था बेटा, कुछ नहीं, खत्म था वो तो, ये खत्म थोड़ी, लाइट को घुमाया लेकिन नेट जीरो आ गया, नेट क्या आ गया, वहां प्रोडक्ट एक था, दो दिख रहे थे लेकिन प्रोडक्ट एक था, यहाँ प्रोडक्ट कितने हैं, दो, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट है। अरे बोलो, तो क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रोडक्ट कैसा मिला, मिक्सर मिला, क्या मिक्सर मिला, एक डेक्स्ट्रो मिला, एक तो किसी ने कहा कि जिधर से हेलोजन गया उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, वही डेक्स्ट्रो होगा क्या, ना कोई गारंटी। ये डेक्स्ट्रो है तो हो सकता है ये डेक्स्ट्रो, ये लीवो हो सकता है, ये लीवो और ये, कि सर आप इतना कंफर्म कैसे हो, ये लीवो तो ये डेक्स्ट्रो, मैंने कहा तो दोनों एनांशियोमर है, क्लियर है, एनांशियोमर में तो होता है कि सर ये भी तो एनांशियोमर है, जिधर एक्स लगा उसके ऑपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। अरे मैं कैसे हो सकता है, ये मॉलिक्यूल अलग अलग है, उसमें हेलोजन लगा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगा है, ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो आइसोमर ही, हमारी बात सुन में, हो सकता है ये डेक्स्ट्रो तो हो सकता है ये भी डेक्स्ट्रो, मेरी कोई गारंटी, मैंने ऐसे लिख दिया डी, हो सकता है ये लीवो है तो ये लीवो हो सकता है, ये लीवो है पर इसका जरूर पता है ये डेक्स्ट्रो तो ये लीवो, क्योंकि ये तो पक्का आइसोमर है और वो भी ऑप्टिकल, वो भी
ऑप्टिकल आइसोमर की खासियत होती है जो एनाइंशोमर होते हैं उनमें एक डेक्स्ट्रो तो एक लीवो और विद सेम मैग्नीट्यूड। इन दोनों का पता है, इनका आपस में ऑप्टिकल एक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन है? समझा क्या? समझ में आया? तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिले बेटा? 2। रेशमिक मिक्सर मिला और मिक्सर कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्रोडक्ट तो थे बेचारे लेकिन उनका मिक्सर कैसा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो कोई दिक्कत है? प्रोडक्ट मिक्सर। यही चीज जब हम SN2 में जाए, किसमें जाए बेटा? SN2 में। तो SN2 में बैक साइड से अटैक होगा, ये वोल्डन इन्वर्जन ये नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? बैक साइड से अटैक होगा। पॉसिबिलिटी कितनी है? एक। तो बैक साइड के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही? तो न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और पीछे से, और जब ये पीछे से अटैक करेगा तो हेलोजन बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा है बेटा? एक कायरल सेंटर है, तो जैसे आपके पास ये एक्टिव सेंटर है, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया, तो अभी ये कॉन्फ़िगरेशन है। जब अटैक कर देगा, लीव कर जाएगा, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी? तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुई है। क्या रिवर्स हुई है? कॉन्फ़िगरेशन। पहले अबो कॉन्फ़िगरेशन थी तो अबे बिलो है। अरे बोलो, अब कि सर कॉन्फ़िगरेशन तो रिवर्स होगी, कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगी? कि सर पिछली बार आपने कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स क्यों नहीं बोली? आपने कहा वहां तो कुछ नहीं। अरे एकाइरल सेंटर में तो किसी बॉन्ड को कहीं रख दो, कोई फर्क है? कायरल में फर्क पड़ता है ना। अरे बोलो, नेक्स्ट समझो कि बेटा इसमें क्या है कि ये डेक्स्ट्रो है, तो क्या सर ये लिवो होगा? कोई गारंटी नहीं है। कि सर कैसे? उल्टा ही तो इसका। अरे तो मॉलिक्यूल तो अलग अलग हैं, ये हेलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल है। और आइसोमर्स में जैसे यहां तो ये दोनों आइसोमर थे, तो ये डेक्स्ट्रो तो ये लिवो तो ये डेक्स्ट्रो, लेकिन इसका तो कोई रिलेशन नहीं दिखाया था। इसका भी तो इससे कोई रिलेशन है। हो सकता है कि ये डेक्स्ट्रो तो ये लिवो, हो सकता है ये लिवो तो वो डेक्स्ट्रो, और हो सकता है ये डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो रह जाए, पर पक्का बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि एक कार्य सेंटर का ही बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो भी बैक साइड से। तो ये कायरल है तो ये भी पक्का कायरल बनेगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। हाँ कि सर रिवर्स क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन। क्या रिवर्स होगी? कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? कि सर 3D में अरेंजमेंट, 3D में। तो वोल्डन इन्वर्जन क्या होता है बेटा? कि SN2 रिएक्शन में जब क्या होता है, SN2 रिएक्शन पे जो अटैकिंग सेंटर है, जो कायरल सेंटर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का रिवर्स हो जाना क्या कहलाता है? वोल्डन इन्वर्जन। लिख लो इस लाइन को, कहीं लिख लो कॉपी में, बाद में यहाँ पे ऐड कर लेना। in SN2 reaction, in SN2 reaction, in SN2 reaction, inversion of configuration, inversion of configuration at chiral center, at a chiral center known as a Walden inversion। जिस सेंटर पे अटैक हुआ है उसका रिवर्स हो जाना। बाकी मुझे पता नहीं, डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो रहे, लीवो का लीवो रहे, मैं नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होते हैं बेटा? एक ही बनेगा, और कैसा बनेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसको मिटा देने, नहीं काम की। यहां तक क्लियर है सबको? अब आते हैं केस 3 पे। किस पे आते हैं बेटा? केस 3 पे। केस 3 है कि व्हेन वी हैव टू कायरल सेंटर, हमारे पास दो कायरल सेंटर हो और वन कायरल सेंटर पार्टिसिपेट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ही कायरल सेंटर किसमें पार्टिसिपेट करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। दोनों नहीं करते, कोई एक ही करेगा। तो क्या होगा? तो देखो बड़ा ध्यान से, जैसे अपने पास ये रिएक्शन है, देखो सेंटर तो ये भी कायरल है, सेंटर ये भी कायरल है। फिर बोलो, ये कौन है? हेलोजन है, तो हेलोजन यहां से लीव करेगा, हेलोजन यहां से क्या करेगा? लीव करेगा, तो क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन। यही होगा बेटा। फिर बोलो, SN1 मैकेनिज्म यही होता है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक दो तरीके से करेगा, एक तो जिधर से लिविंग ग्रुप गया है और एक उसके ऑपोजिट साइड से। तो न्यूक्लियोफाइल एक तो यहां पे जुड़ गया और एक उसके अपोजिट साइड से। तो कितने प्रोडक्ट मिले? 2। कि सर अब ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के रेसिमिक है क्या? नहीं। कि सर कैसे कह सकते हो? देखो बेटा मैंने आपको सिखाया था कि एक फूंपा पहले से ही बैठा है और दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, फूंपा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो क्या कहलाता है? डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि बेटा सिर्फ एक ही सेंटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो है ही। अरे बोलो, तो एक कार्बन सेंटर में तो डेसिमाइजेशन था, लेकिन दो में डेसिमाइजेशन नहीं होगी, क्या बना बेटा? डायस्टीरियोमर्स। और किसी डायस्टीरियोमर का मिक्सर कैसा होता है? पता ही नहीं क्या होता है। हो सकता है ये भी डेक्स्ट्रो, ये भी डेक्स्ट्रो, ये +30, ये +40, ये 30, ये 49, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क है? अरे बोलो, चमका क्या?
तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट दो मिले और आपस में क्या कहलाए, डायस्टेरियोमर। कब, जब आपके पास दो कार्य सेंटर थे और एक पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अगर मैं यही चीज फिर से SN2 में कराऊं, क्लियर है, सेम केस इन SN1, मतलब यही केस वापस SN2 में लिया है। अब आपको पता है ये सेंटर तो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो न्यूक्लियोफाइल को मतलब ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो सिर्फ इसी पे अटैक करेगा, और वो भी कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक करेगा तो पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, एक ही है। तो यहाँ तो डायस्टेरियोमर बना गया कि नहीं, हाँ, जिस सेंटर पे अटैक किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल दी, क्या बदल दी। अब हो सकता है ये डेक्स्ट्रो तो ये भी डेक्स्ट्रो, ये लिवो तो लिवो, हमें नहीं पता, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर दी, पक्का पता है। अरे बोलो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने रहे, एक। अब देखो नेक्स्ट वन है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी ऐसे लिख दे कि न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, तो न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे SN2 रिएक्शन होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन काउंट होती है। अरे बोलो, कम न्यूक्लियोफाइल हुआ कि न्यूक्लियोफाइल कम है, कि कोई बात नहीं, पहले कार्बोकेटाइन बना लेते फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और न्यूक्लियोफाइल ज्यादा हुआ तो उसे सबर ही नहीं होगा, वो अटैक कर देगा, वो क्या कर देगा, अटैक। जनरली अगर कंसंट्रेटेड हो तो SN2 होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा। नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करें कि SN1 रिएक्शन है, उसमें क्या होता है बेटा, माइग्रेशन। क्या होता है कि सर कैसे, क्योंकि SN1 रिएक्शन बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कैसा है, आवारा, और आवारा है तो क्या करेगा, माइग्रेट। तो हम प्रोडक्ट किससे बनाएंगे, माइग्रेशन से। तो देखो हमने सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाया था जब अपन ने एल्कीन की रिएक्शन कराई थी HX से, वो भी आवारा था। फिर हमने एल्कीन की रिएक्शन कराई थी बेटा पानी से, वो भी आवारा था। फिर एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन कराया, वो आवारा नहीं था। उसके बाद हम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया, वो भी आवारा नहीं था। फिर ब्रोमिनेशन कराया, वो भी आवारा नहीं था। फिर फ्री रेडिकल क्रॉस वाला, तो फ्री रेडिकल तो वैसे भी आवारा नहीं होता। अब ये बनाया SN1 वाला, ये आवारा, ये कैसा है, आवारा। आवारा मतलब है माइग्रेशन करेगा। लेकिन हम रेट ऑफ रिएक्शन किससे कंपेयर करेंगे, पहली स्टेप से। तो पहली स्टेप बनती है उसी से, प्रोडक्ट माइग्रेशन से आता है। प्रोडक्ट किससे आता है, चमका क्या। नेक्स्ट में देखो बेटा ध्यान से, कि अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड कहीं पर हो, जैसे बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा, बेंजीन से अगले कार्बन पे जुड़ा हुआ हैलोजन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। और अगर बेटा एलाइलिक से, मतलब इससे अगला हैलोजन लगा हुआ क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड। बोलो, अब बेंजाइलिक हैलाइड ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो देने को तो ये SN2 दे सकते हैं, लेकिन ये SN1 भाग भाग के देते हैं। क्या देते हैं, SN1 है, क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन खूब स्टेबल बनता है, कार्बोकेटाइन खूब है। तो अगर SN1 दिखे तो SN1 टिका दो, SN2 दिखे तो SN2, लेकिन दोनों में दिखे तो SN1। क्लियर है, बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड क्या प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है बेटा विनाइलिक हैलाइड, क्या आते हैं, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये रे, विनाइल पोजीशन पे हैलाइड। इस तरह के केस को हम विनाइल बोलेंगे, ठीक है, वैसे तो विनाइल यही होता है, बाकी डबल बॉन्ड के जस्ट अगले पे हैलोजन लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। अरे बोलो, या फिर आपके पास हेलो बेंजीन हो, बेंजीन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन, ये ना SN1 देते ना SN2। हमने पूछ बेटे क्या भाई क्या दिक्कत है, कोई मन मुटाव हो तो बताओ, ना SN1 देते हो ना SN2। तो बेटा इनके मन मुटाव देखो क्या है, कि पहली बात क्या होता है कि जो इनका लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस करता है, क्या करता है, और रेजोनेंस करने से क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो जो यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है CX बॉन्ड, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होके इसके अंदर क्या है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये चीज इसमें भी नहीं, विनाइलिक में भी है। देखो लोन पेयर सिंगल है, डबल, बोलो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड ऑर्डर है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर एलाइलिक में भी तो होगा, एलाइलिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, ऐसा कुछ भी इन दोनों में ही होगा। और रेजोनेंस से इनका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है बेटा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से सिर्फ प्रॉब्लम क्या है आपको, जो बेटा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, जनरली जो मेरी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन है उसमें CX बॉन्ड था, कैसा बॉन्ड था, तो एक न्यूक्लियोफाइल आता है और X को निकाल देता है, तो CX बॉन्ड टूट जाता है, इजीली टूट जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ तो CX बॉन्ड मजबूत है, टूटता ही नहीं तो रिएक्शन होती ही। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, so it's have high strength as compared to CX bond in a हेलो एल्केन। अरे बोलो, हेलो एल्केन से इनका बॉन्ड मजबूत है, किसके कारण है, रेजोनेंस के कारण। तो ये कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नहीं देते, कहां से, अपने यहां से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। अरे बोलो, मतलब SN1 SN2 तो नहीं देते, आगे चल के एक AR SN2 आएगी वो अलग चीज है। नेक्स्ट वन है बेटा कि अगर आपने दे दबा के तोड़ भी दिया, आपने तोड़ भी
तो तोड़ने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कहां बनेगा, बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आपने हेलोजन निकाल भी दिया तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसा बनेगा, फेनिल कार्बोकेटाइन। अरे बोलो। या फिर अगर विनाइल से हटाया तो इसका डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये कार्बोकेटाइन क्या नहीं होता बेटा, स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता, तो ना तो फेनिल कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना विनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है। समझा क्या, पक्का कि ना तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना कोई बात, तो हमारी रिएक्शन है नहीं होगी। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन एंड विनाइल ग्रुप। इस सर कैसे, कि देखो बेटा बेंजीन खुद भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन कैसी है, जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करती है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करी। विनाइल ग्रुप में भी यही है। विनाइल ग्रुप क्या है बेटा, एक डबल बॉन्ड है, ये खुद एक डबल पाई बॉन्ड रखता है, मतलब खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को टच ही नहीं होने देता। अरे बोलो, तीसरा ऑर्डर समझ में आया। तोता बेटा क्या है, देखो ध्यान से, कि अगर मैं किसी हेलो एल्केन की बात करूं, किसकी बात करूं, हेलो एल्केन में क्या होता है, आरएक्स। क्या होता है, आरएक्स। अगर मैं सिंपल आरएक्स की बात करूं बेटा, तो यहां पे आपको पता है कार्बन CH3X है, ये कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अरे बोलो। लेकिन अगर मैं हेलो बेंजीन में बात करूं तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब आपको पता है हेलोजन इन दोनों कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेलोजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर डेल ए पॉजिटिव। यहां पर भी हेलोजन खींचेगा तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर डेल ए। लेकिन क्या दोनों से बराबर छीन पाएगा, अरे बोलो। देखो सिंपल सी कहानी, छीनेगा तो दोनों से। जैसे अपना जो क्या नाम है, कनिष्क। कनिष्क क्या करता है, बच्चों से टिफिन छीन के खाता है, छोटे बच्चों से। ये 3rd क्लास के बच्चों से भी छीन के खाता है और 9th क्लास के बच्चों से छीन के खाता है। ऑफ कोर्स दोनों से छीन लेगा, लेकिन बताओ ये किससे आसानी से छीन लेगा, 3rd क्लास वाले बच्चे से छीनेगा भी और उसके सामने बैठ के खाएगा भी, डर नहीं है। लेकिन 8th 9th वाले में दिक्कत है, छीन तो लेगा लेकिन वो एक दो मुक्के भी टिका देगा, जोर आएगा। क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन छीनने में क्या आएगा, टिफिन छीनने में जोर आएगा। तो हेलोजन को, ये कार्बन कैसा है, sp3 है, ये कार्बन sp2 है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा है बेटा, 3rd क्लास का बच्चा है, और ये कार्बन sp2 वाला कौन सी क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा। तो इससे इलेक्ट्रॉन छीनने में जोर आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनने में जोर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इससे ज्यादा छीनेगा। ज्यादा छीनेगा मतलब इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है कम होगा, मतलब यहाँ पोलराइजेशन कम हुआ, यहाँ पोलराइजेशन है ज्यादा। और अगर यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियोफाइल तो वहीं जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आता भी कम है। तो अपन क्या बोलेंगे, इन हेलो बेंजीन एंड विनाइल हैलाइड कार्बन हैव sp2 hybridization, so its electronegativity is a higher as compared to carbon of a hello alkane, so it's less polar। ये क्या है बेटा, ये वाला कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से लेस पोलर है। क्या बात सबको चमकी क्या। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट अपने जियो से में तुम्हें लिखाना भूल गया था, ब्रेडिट्स रूल है, ब्रेड्स रूल जो भी है, ये रूल्स क्या कहते हैं, रूल को समझो, ये मैं जियो से में पढ़ाना भूल गया था। जो बड़ा सिंपल सी कहानी क्या है, कि आपके पास जैसे ये है, इस हेड, इसको क्या बोलते हो बेटा, ब्रिज हेड। क्या बोलते हो, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर डबल बॉन्ड ले आऊं तब भी ये कार्बन sp2 है, और फ्री रेडिकल ले आऊं तब भी ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर। कैसा होता है। अब देखो ब्रिज क्या होता है, अब ब्रिज किसे बोलते हो, एकदम सीधी सड़क होती है जमीन पे चिपकी, उसको बोलते हो क्या ब्रिज बनाया गवर्नमेंट ने। कैसे बोलते हो, कि उठ के आए और जाए, या फिर कोई नाले को क्रॉस करके लगाया हुआ हो। अरे बोलो। तो ब्रिज को आप हमेशा यही देखते हो ना, उठ के आए और नीचे जाए, तो मतलब ब्रिज हमेशा क्या होता है बेटा, प्लेन से ऊपर उठता है, उसी को तो ब्रिज बोलते हैं। अरे बोलो। या सीधी सड़क को देख के कहते हो मस्त ब्रिज है, मस्त ब्रिज है, मस्त ब्रिज है, कहीं भी बोलने लग जाते हो क्या, नहीं। तो सेम कहानी है, कि जो ये ब्रिज मैं इसलिए बोलता हूँ, ये मॉलिक्यूल ऊपर से उठ के यूं गया हुआ है। अरे बोलो। अब मैं कहता हूं कि जो ये कार्बन को sp2 मतलब प्लेनर होना चाहिए, और अगर ये प्लेनर होगा तो ये ब्रिज टूटेगा, क्योंकि अगर इसको प्लेनर होना है तो इसको ब्रिज को कहां आना पड़ेगा, जैसे मान लो ये ब्रिज ऐसे बना हुआ है और प्लेनर होना है तो इसको नीचे आना पड़ेगा। भाई ये वाला सेंटर है, ये वाला कार्बन है, इस पे ये ब्रिज हेड है, इस पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मॉलिक्यूल को प्लेनर होना पड़ेगा, और प्लेनर होने के लिए ब्रिज टूटना पड़ेगा। अरे बोलो। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना पॉसिबल ही, या तो ब्रिज नहीं रहेगा या पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता, ना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ना डबल बॉन्ड आ सकता है। अरे बोलो। ना फ्री रेडिकल आ सकता है, कहां पे नहीं आ सकता, ब्रिज हेड सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। यही क्या है बेटा, ब्रिज रूल। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आया।
क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे है तो sp2 है, इसे प्लेनर होना पड़ेगा और ब्रिज कभी प्लेनर नहीं हो सकता। लेकिन बेटा ब्रिज हेड पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा अभी भी। समझा क्या? अब आपको याद है मैंने जब बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिखाया था, तो इस कंपाउंड को भी तो ब्रिज हेड बोलता था। इस ब्रिज हेड में मुझे कोई दिक्कत है, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर। समझा क्या? आप उसे भी ब्रिज बोलते हैं जो नाले पे बना होता है, और वो प्लेनर ही होता है। कैसा होता है? वो उठ के थोड़ी बना रहे होते हैं, सीधा बना रखा होता है, नहीं बना रखा होता। बस यही है। अरे बोलो। तो ये प्लेनर ब्रिज हेड है, इसका कोई फर्क है? इन वाले ब्रिज हेड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस ब्रिज हेड से मुझे कोई लेना देना, इस पे sp2 रख लो, अपने कोई दिक्कत है नहीं है। समझा? अब बेटा जो ब्रिज हेड वाले होते हैं ना बेटा, ये तो ये तो रूल है, ब्रिज हेड कार्बन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज। अब जो ये ब्रिज हेड वाला है ना बेटा, ये ना SN1 देता ना SN2 देता। परेशान कर रखा है, ना SN1 देता ना, कि सर क्यों नहीं देता? कि SN1 तो इसलिए नहीं देता क्योंकि ब्रिट्स ने मना किया है। क्यों? क्योंकि SN1 में यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ब्रिज अगर हेड पे अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है तो SN1 क्यों नहीं देता? क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है नहीं है। और SN2 क्यों नहीं देता? वो तो दे ले, SN2 में बैक साइड अटैक करना होता है, ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल है। तो ना तो ये SN1 देगा ना SN2, तो कौन जने जो SN1 SN2 नहीं देते? हेलोबेंजीन, विनाइल एलाइड और ब्रिजहेड। ना SN1 देंगे ना SN2। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे क्लास। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हेलोजन। ये SN1 नहीं देगा। ये सर क्यों नहीं देगा? मैंने कहा निकालो हेलोजन को बाहर। जैसे हेलोजन को बाहर निकालते हो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बनेगा? ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है क्या? पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन बेटा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज तब स्टेबल होता है जब इस तरह का डबल बॉन्ड हो, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो, ये होना चाहिए भाई, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटे और इसकी तरफ जाए, लेकिन आपके यहाँ लगा हुआ है ऑक्सीजन। क्या लगा हुआ है? तो ये क्या चाहता है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के इधर है। और ऑक्सीजन का क्या रूल है? लोन पेयर ले सकते हो, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो, समझा क्या? लोन पेयर ले सकते हो, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो मैं ही ले जाऊंगा। वही कश्मीर वाली कहानी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। क्लियर है? तो वही ऑक्सीजन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? कि सिंपल सी कहानी है, लोन पेयर ले लो चाहिए, लेकिन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटा तो इज्जत की बात है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। जब भी बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही खींचेगा। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचेगा? हाँ, अगर कोई ऐसे होता कि एक OH है, उसके आगे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर ले लो, मुझे कोई दिक्कत है, दे देता लोन पेयर, मस्त होगी, स्टेबल करो बैक बॉन्डिंग। लेकिन बॉन्ड टूटेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो भयंकर माइनस आई लगाएगा। तो ये कार्बोटन तो अनस्टेबल है, तो हमने इसको कहा SN1 कराए कि ये जोड़े हाथ। मैं तो नहीं कराऊं SN1, तो कहा क्या कराएगा कि ये SN2 बहुत तेजी से कराएगा। दुश्मन का दुश्मन है दोस्त। वैसे पता है SN1 में तो मौत है, तो ये भाग भाग के कहता है SN2 जिंदाबाद, SN2। तो अगर किसी हेलोजन के अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ हो बेटा, कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो क्या करता है बेटा? SN1 प्रेफर करता है, SN2 प्रेफर करता है। समझा? छोटा सा क्वेश्चन और करा दे क्या? पूरे 11 पेज हो जाएंगे, अच्छा लगता है, 11 का सुगुन होता है इसे। बस छोटा सा ये, एक सेकंड में सल्टा दूंगा। जैसे ये मॉलिक्यूल है, हमें कहा OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 करवानी है। क्या करवानी है? तो क्या करोगे? पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? Cl बाहर जाएगा और हेलोजन बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन आपको पता माइग्रेशन करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप से डिसाइड होगी। अरे बोलो। हाँ, फिर क्या होगा बेटा? कार्बोकेटाइन माइग्रेट करेगा तो CH3 उधर चला जाएगा, क्या पहले से ज्यादा स्टेबल है? अब और देखो, और जा सकता है कि एक हाइड्रोजन को भेजो, क्योंकि H और PH में से H जाएगा, तो क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या ये कार्बोकेटाइन बेंजीन से रेजोनेंस करेगा? अरे बोलो, और बेंजीन से रेजोनेंस करेगा तो और स्टेबल है। एक बार फिर देखो, अब की बात H और CH3 में से कौन जाएगा? H। एक बार और शिफ्ट करो, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है। अरे बोलो, और लोन पेयर दे देगा तो ज्यादा स्टेबल है, तो फिर अगले स्टेप में कौन आ जाएगा? OH। कौन आ जाएगा? समझा क्या? चलो जी।
अगले स्टेप में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।